नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी मुंबई के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम अभिषेक है। तो चलिए अब ये कहानी अभिषेक के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं मुंबई का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। वो घटना इतनी ज्यादा डरावनी थी कि उस घटना को आज भी जब मैं याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब वो घटना मेरे साथ हुई थी उस वक्त कुछ ऐसी चीज हुई थी कि उसे मैं आज तक भी नहीं भुला पाया हूं और ना ही शायद आने वाले टाइम में कभी भी भूला पाऊंगा। मेरी इस बात को सुनकर आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये विचार आ रहे होंगे कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मैं उस घटना को आज तक भी नहीं भुला पाया। तो आप लोगों के इन सभी सवालों के जवाब इस कहानी में आगे मिलने वाले हैं। लेकिन इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए आपको इस कहानी में अंत तक बना रहना पड़ेगा। दरअसल यह किस्सा आज से कुछ साल पहले का है, जब मैं और मेरे कॉलेज के 3 दोस्त साक्षी, रितेश और प्रिया उत्तराखंड घूमने गए थे। हम सभी लोग हमारे कॉलेज की पढ़ाई के बाद काफी लंबे समय से मिल रहे थे, तो इसी वजह से हम सभी ने यह तय किया कि हमारी इस मुलाकात को यादगार बनाने के लिए हम सभी एक साथ कहीं किसी लॉन्ग ट्रिप पर घूमने चलते हैं। लेकिन अब घूमने का नाम आते ही हम सभी के दिमाग में सिर्फ यही कश्मकश थी कि हम लोग घूमने जाएं तो ऐसी कौन सी जगह पर घूमने जाएं जहां की यादें हमारे दिमाग में हमेशा बिल्कुल ताजा रहे और ऐसा लगे कि जैसे हम सभी कल परसों ही मिले थे। लेकिन उस वक्त हमें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारी इस घूमने जाने वाली ट्रिप की प्लानिंग हमारे लिए इतनी ज्यादा यादगार बन जाएगी कि उस याद को बुलाने पर भी हम लोग उसे नहीं भूल पाएंगे। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद रितेश अपने फैमिली बिजनेस में लग गया था और जो साक्षी थी उसने भी अभी अभी एक नई कंपनी ही ज्वाइन की थी और वो उस कंपनी की मार्केटिंग हेड बन चुकी थी। और प्रिया तो अभी भी अपना मास्टर्स ही कंप्लीट कर रही थी। लेकिन हम सभी ने अपने अपने काम को छोड़कर कुछ समय के लिए अपने लिए टाइम निकालने का तय किया था और उस टाइम में सिर्फ हम दोस्त लोग ही एक साथ रहने वाले थे। तो ऐसे में हम चारों ने डिसाइड किया कि हम अपने अपने रूटीन से ब्रेक लेकर थोड़ा पहाड़ों की तरफ निकलते हैं, क्योंकि जब हम लोग कहीं पर घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे थे तो हमारी प्लानिंग बाकी के लोगों की तरह ही उत्तराखंड की तरफ रुख करती है और इसीलिए हम लोग उत्तराखंड साइड में जितनी भी घूमने के लायक जगह थी उन सभी जगहों पर घूमने का तय करते हैं। अब मेरे पास कार थी तो हम सभी लोग ये तय करते हैं कि हम मेरी कार से ही घूमने के लिए जाएंगे, क्योंकि बुकिंग वाली कार में किसी 5वें बंदे का हमारे साथ इस ट्रिप में होना हम सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो सकता था। इसीलिए हमने हमारी खुद की ही कार साथ में लेकर जाना ठीक समझा। और वैसे भी उन सभी दोस्तों ने मुझे थोड़ा ताना मारते हुए कह दिया था कि तुम्हें इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कार का मेंटेनेंस और उसका जो भी पेट्रोल का खर्चा होगा वो हम सभी लोग आपस में मिल बांट कर उठा लेंगे। अब ऐसा भी नहीं था कि मैं बिल्कुल फकीर आदमी ही था कि मेरे पास कार में पेट्रोल डलवाने की भी पैसे नहीं थे, बल्कि उन सभी लोगों ने मेरे दिमाग में उठने वाले अलग अलग भावों को शांत करते हुए मुझे ऐसा कहा था। लेकिन मेरे दिमाग में वो भाव पेट्रोल के खर्च और गाड़ी की मेंटेनेंस को लेकर बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं मेरी कार लेकर जाऊंगा तो वो सभी लोग तो रास्ते में काफी ज्यादा मजे करते जाएंगे और मैं इतने लंबे सफर में लगातार कार चलाते हुए जाऊंगा, क्योंकि मुझे इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि हम चारों दोस्तों में से मेरे अलावा किसी भी दूसरे दोस्त को कार चलाना नहीं आती थी। एक रितेश था जिसको थोड़ी बहुत आती थी, लेकिन मैं उसके ऊपर भरोसा करके अपनी जान से प्यारी कार उसके हवाले नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी मैं किसी तरह अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने दोस्तों के साथ अपनी इस लॉन्ग जर्नी पर निकल चुका था।
रास्ते में हम सभी लोग इस ट्रिप के काफी ज्यादा मजे लूटते हुए जा रहे थे। जो भी चीज हम लोगों को खाने के लायक दिख रही थी, हम उन सभी चीजों को खरीदते हुए अपने साथ लेकर जा रहे थे। अब सबसे पहले दिन हम लोग मसूरी में रुके थे और उसके बाद देहरादून के लिए निकल गए थे। देहरादून में हम लोगों ने एक दो जगह घूमी और उसके बाद हम लोग नैनीताल के लिए निकल गए थे। इन सभी जगहों पर घूमते हुए हमारे 3 दिन कैसे निकल गए थे, ये हमको बिल्कुल भी पता नहीं चला था। हर जगह हम लोगों ने ढेर सारी मस्ती की, अनेकों फोटो खींची और घुमावदार पहाड़ी नुमा रास्तों का काफी ज्यादा मजा लिया। अब हमारी इस ट्रिप की वो चौथे दिन की रात थी। हम सभी लोग वापस लौटने की तैयारी कर ही रहे थे। तभी मेरे दोस्त रितेश ने हम सभी लोगों से कहा कि मेरे दिमाग में इस ट्रिप को और भी ज्यादा मजेदार बनाने के लिए एक आइडिया है। अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो मैं तुम लोगों को वो आइडिया बता सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर मेरे उस आइडिया को सुनने की जरा भी हिम्मत है। अब जैसे ही रितेश ने हम लोगों को थोड़ा कमजोर समझते हुए हमसे ये बात कही, तो हम लोग भी उसे अपने आप को मजबूत साबित करते हुए ये कहते हैं कि आखिर तुम्हारा दिमाग में ऐसा कौन सा आइडिया है जिसको हम लोग सुन ही नहीं सकते हैं। तो रितेश ने थोड़ा जोश में होते हुए हमसे कहा कि अरे यार, हम लोग मसूरी, नैनीताल और बाकी की सभी जगहों पर तो काफी ज्यादा घूम चुके हैं और ये सभी जगह काफी ज्यादा चहल पहल वाली होती हैं। तो क्यों ना हम लोग हमारी इस ट्रिप को यादगार बनाने के लिए एक सुनसान जगह पर घूमने चलते हैं, जहां पर हमारे अलावा और कोई भी ना हो, और उस जगह पर एक अजीब सी शांति और काफी ज्यादा सुकून हो, जो शायद हम लोगों ने इतनी सारी जगहों पर घूमकर अब तक भी महसूस नहीं किया है। इसके आगे वो हमें बताता है कि उत्तराखंड में ही सुरकंडा देवी के पास एक रोड है जो कि किसी पुरानी पेड़ के पास जाकर खत्म होती है, लेकिन मैंने सुना है कि उस पेड़ तक आज तक कोई भी नहीं गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सुरकंडा देवी के मंदिर से आगे निकलते ही उस सड़क काफी ज्यादा सुनसान और वीरान सी दिखाई देती है। लेकिन मेरा यकीन मानो कि वो रास्ता दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। अब जैसे ही रितेश ने हम लोगों से ये बात कही, तो मैं उससे पूछता हूं कि अभी तो तुम कह रहे थे कि उस सड़क पर आज तक कोई भी नहीं गया है, तो फिर तुमको इस बात का कैसे पता कि सुनसान और वीरान होने के बावजूद भी वो सड़क दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है? तो रितेश मुझे बताता है कि मैंने YouTube पर एक दो लोगों के व्लॉग देखे थे जिनमें वो लोग रात के वक्त उस सड़क पर घूमने गए थे, लेकिन आगे उन लोगों के साथ क्या हुआ इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन जब मैंने व्लॉग में उन लोगों के द्वारा दिखाई जा रही उन क्लिप्स को देखा, तो मुझे भी उस वक्त काफी ज्यादा मन हुआ था कि कभी मैं भी उत्तराखंड घूमने गया तो मैं इस जगह पर जरूर घूमने जाऊंगा। तो आज मौका और दस्तूर दोनों हैं और हम में से कोई अकेला भी नहीं है, तो इसीलिए मेरा वहां पर काफी ज्यादा घूमने का मन है। अब अगर तुम लोगों की उस जगह के बारे में सुनकर फट नहीं रही हैं, तो तुम लोग मेरे साथ वहां पर घूमने जा सकते हो। तभी साक्षी ने रितेश को शक भरी नजरों से देखते हुए कहा कि तू हमेशा ही इस तरह के अजीब अजीब प्लान क्यों बनता है, और आखिर हम लोगों को ऐसी जगह पर घूमने ही क्यों जाना है जहां पर कोई जाता ही नहीं है? भला सुनसान जगह पर जाकर हम लोग किस चीज को देखकर वहां का लुत्फ उठाएंगे? इसके साथ ही प्रिया ने भी उससे डरते हुए पूछा कि हाँ रितेश, साक्षी बिल्कुल सही कह रही हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर कुछ ऐसा अजीब और डरावना हो जिसकी वजह से ही शायद आज तक भी कोई उस सड़क पर उस पेड़ तक नहीं गया है, और जो कोई भी गया है वो वापस नहीं लौटा है? तभी मैं प्रिया से अजीब सी निगाहों से सवाल करता हूं कि क्या तुम्हें भी उस सड़क के बारे में पता है? तो प्रिया मुझे बताती हैं कि हाँ, कुछ साल पहले मेरे मामा जी नैनीताल में ही एक होटल चलाते थे, और उस वक्त उनको भी सुरकांडी देवी के आगे वाले रास्ते के बारे में पता चला था। तभी उन्होंने हमसे कहा था कि जब कभी भी तुम उत्तराखंड की तरफ घूमने आओ तो गलती से भी उस तरफ मत चले जाना, क्योंकि जो कोई भी उस रास्ते पर जाता है वो कभी भी वापस नहीं लौट पाता है, और अगर कोई जिंदा वापस लौट गया तो फिर वो पहले वाली हालत में नहीं रहता है। यानी कि या तो वो पागल हो जाता है या फिर उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने आज तक कल्पना भी नहीं की होती है। अभी प्रिया मुझसे ये सब कह ही रही थी कि तभी रितेश ने बीच में ही हंसते हुए हम लोग से कहा कि अरे यार, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ काल्पनिक कहानियां हैं। इन सब के बारे में तो मैंने भी सुना है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये सब एक ड्रामा है। असल में वो जगह शायद काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है, और मैंने सुना है कि वो पेड़ पहाड़ों की बिल्कुल बीचों बीच है, तो ऐसे में हमारे लिए वो जगह देखने के लिए काफी ज्यादा रोमांचक साबित हो सकती है। हम लोगों को एक बार उस जगह पर चलकर जरूर देखना चाहिए। इसके बाद उसने अपना कंधा चढ़ाते हुए और अपना अजीब सा मुंह बनाते हुए हम लोगों से कहा
कि अगर तुम लोगों को वहां पर जाने से डर लग रहा है तो मत चलो, मैं भी जाने की इतनी ज्यादा जिद नहीं करूंगा। लेकिन अब जैसे ही उसने ये बात कही तो उसके ऐसा कहने पर हम सभी लोग एक साथ बोल पड़ते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हम सब लोग डरपोक हैं? आखिरकार ये सब बातें होने के बाद उस जगह पर घूमने जाने का प्लान बन ही जाता है। लेकिन शायद उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैंने अपने उन दोस्तों के साथ उस सुरकांडी माता के आगे के रास्ते की तरफ जाने की प्लानिंग करके मेरी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती कर दी थी। क्योंकि अब आगे हम लोगों के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में हम चारों में से किसी ने भी नहीं सोचा था। हम लोग तो उस बात को सिर्फ मजाक में लेकर ही उस जगह पर जाने की जिद आ गए थे, और रितेश था जो कि जलती हुई आग में घी डालने का काम कर रहा था, और हम लोग आगे आने वाले खतरे को बिल्कुल भी भांप नहीं पा रहे थे। अब जैसे ही हमारी उस जगह की तरफ जाने की प्लानिंग बनती है तो उस वक्त हम लोग तुरंत ही हमारी कार के अंदर सवार होकर उस सुरखंडी माता के मंदिर की तरफ निकल जाते हैं। जिस वक्त हम लोग उस सुनसान रास्ते के लिए निकले थे उस वक्त रात के करीब 9 बज रहे थे, क्योंकि जब हम लोग उस जगह की तरफ जाने की प्लानिंग कर रहे थे उस वक्त हम लोग वहीं के एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए घुसे थे उस वक्त हाथ धोते टाइम जब मैंने मोबाइल में टाइम देखा था तो उस वक्त रात के लगभग 8 बज रहे थे, और हम लोगों को खाना खाने में 1 घंटे का समय तो आराम से लग गया था। तो ऐसे में मैं ये बात पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिस वक्त हम लोग उस सुनसान जगह के लिए घूमने निकले थे उस वक्त रात के 9 बज चुके थे। अब जैसे जैसे हम लोग उस रास्ते की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे ही रात काफी ज्यादा गहराती जा रही थी, और वो रास्ता सच में वैसा ही था जैसा रितेश ने हम लोगों को बताया था, बिल्कुल सुनसान, खाली और एकदम वीरान। जब हम लोग उस सड़क पर आगे की तरफ जा रहे थे उस वक्त उस सुरकांडी माता के मंदिर से पहले वाले रास्ते पर ही हम लोगों को सिर्फ 2-4 गाड़ियां दिखाई दी थी। उस मंदिर को पार करके आगे निकलने के बाद तो हम लोगों को उस सुनसान सड़क पर हमारी गाड़ी के अलावा कोई भी दूसरी गाड़ी आते हुए या जाते हुए बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे जैसे हम लोग उस रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे ही सड़क के दोनों तरफ के पेड़ धीरे धीरे लंबे होते जा रहे थे, और ऊपर की तरफ उन पेड़ों की वजह से बिल्कुल घना अंधेरा था जिसके चलते आसमान के तारे भी हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि सड़क के दोनों तरफ जो पेड़ मौजूद थे वो ऊपर जाकर एक दूसरे में बिल्कुल पूरी तरीके से उलझे हुए थे, और उनकी टहनियां उस सड़क को पूरी तरीके से ढकी हुई थी। उस वक्त मैं कार चला रहा था और रितेश मेरे बगल में आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था। साथ ही प्रिया और साक्षी पीछे वाली सीट पर थोड़ी सी घबराई हुई बैठी थी। उस वक्त मुझे प्रिया की आंखों में तो एक अजीब सा डर दिखाई दे रहा था। अब जिस वक्त मैं कार चलाते हुए पीछे की तरफ देखने वाले शीशे में प्रिया की शक्ल को देख रहा था तो उसको देखकर मैंने चलती कार में ही उससे थोड़ा हंसी मजाक करते हुए और उस सुनसान रास्ते की उस शांति को तोड़ने की सोचकर मैं प्रिया से कहता हूं कि अरे प्रिया, अब इतना ज्यादा भी मत डरो। इस सुनसान रास्ते पर सिर्फ तुम अकेली ही नहीं जा रही हो बल्कि हम सब लोग भी तुम्हारे साथ ही जा रहे हैं, और लाइफ में कभी कभी थोड़ा बहुत एडवेंचर होना भी चाहिए। हमेशा एक ही तरह की जगह पर घूमते रहना भी इंसान को बोरिंग कर देता है। और शायद रितेश ने सही ही कहा था। इस जगह को देखने के बाद तो मुझे भी बिल्कुल नहीं लग रहा कि हम लोग इस ट्रिप को हमारी जिंदगी में कभी भी भूल पाएंगे। अभी मैंने रिया से ये लाइन कही ही थी कि तभी अचानक से ही आगे की तरफ एक घुमावदार मोड़ आता है, और मैं अपनी कार के स्टीयरिंग को उस घुमाव में जैसे जैसे सड़क घूम रही थी वैसे वैसे घुमाता हूं। लेकिन उसी वक्त अचानक से पता नहीं क्या होता है कि उस घुमाव में घूमते ही मेरी कार के ब्रेक फेल होते हैं या फिर कुछ और होता है। लेकिन उस घुमाव में घूमते ही अचानक से मेरी गाड़ी सीधा जाकर सड़क के किनारे एक पेड़ से टकरा जाती है। वो टक्कर उस वक्त उस पेड़ से इतनी ज्यादा भयंकर और खतरनाक हुई थी कि मेरी गाड़ी आगे की तरफ से पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी। साथ ही हम सभी लोगों के थोड़ी बहुत चोट भी आई थी। उस वक्त साक्षी के सिर से तो खून भी निकल आया था, लेकिन जब हम लोगों ने कार के ठुकने के बाद मोबाइल की रोशनी में उसके सिर की तरफ ध्यान से देखा तो वो कुछ ज्यादा गहरी चोट नहीं थी, लेकिन उस वक्त उसके सिर से खून बह रहा था। तभी मैंने अपनी कार के अंदर से कुछ दवाई और पट्टी निकालकर साक्षी के सिर पर लगा दी थी, जिसकी वजह से उसका वो खून बहाना तो बंद हो गया था। वो तो अच्छा हुआ
कि इतनी लंबी ट्रिप के चलते मैंने सेफ्टी का ध्यान रखते हुए वो दवाई और पट्टी अपनी कार के अंदर रख ली थी, वरना साक्षी के सिर से बहते हुए उस खून को रोकने का उस वक्त हमारे पास कोई भी दूसरा इलाज नहीं था। लेकिन तभी मैं मेरे मन ही मन अपने उन सभी दोस्तों को कोसने लगता हूं, क्योंकि जिस तरीके से मेरी कार उस पेड़ में ठुकी थी, उस चीज को देखकर मुझे अच्छी तरीके से अंदाजा हो गया था कि मेरा अच्छा खासा नुकसान हो चुका है। अब इतनी गहरी रात को उस सुनसान इलाके में हमारी कार का ठुकना और हम लोगों का उस वक्त वहां पर फंसना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। तभी प्रिया ने घबराते हुए कहा, अब क्या करेंगे? रात के इस समय यहां तो कोई मदद भी नहीं मिल सकती। तभी रितेश ने उसे थोड़ा शांत करते हुए कहा कि अरे यार, पैनिक मत करो, कुछ तो हल निकालेंगे। पहले देखते हैं कि गाड़ी में क्या दिक्कत है। फिर हम सब गाड़ी से बाहर निकले। रितेश और मैंने गाड़ी चेक करने की कोशिश की, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। इस बीच साक्षी ने पेड़ के पास कुछ अजीब सी चीज नोटिस की। वो धीरे से मेरे पास आई और कान में फुसफुसाते हुए बोली, अभिषेक, मुझे वहां पेड़ के पास एक मूर्ति दिख रही है जो दिखने में काफी अजीब लग रही है, जैसे किसी पुराने मंदिर की मूर्ति हो। मैंने उसकी ओर देखा और फिर उस पेड़ की तरफ। सच में वहां एक टूटा हुआ छोटा सा मंदिर था, जिसमें किसी देवी देवता की खंडित मूर्ति थी। वो जगह बहुत ही डरावनी थी, मानो जैसे वहां के पत्थरों ने कोई भयानक कहानी अपने अंदर छुपा रखी हो। रितेश ने उसे देखकर मजाक में कहा, अरे यार, कुछ नहीं है, ये गांव की पुरानी कहानियां हैं। कहीं भी टूटी फूटी मूर्ति रख दी और लोगों ने कहानी बना दी। साक्षी उसे घूरते हुए बोली, तू सब मजाक में मत ले, ये जगह सच में कुछ अजीब सी लग रही है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा यहां। रितेश उसकी बात को हल्के में लेते हुए हंस पड़ा। डरपोक मत बन यार, डरने का नहीं, बस एंजॉय करने का समय है। प्रिया जो अब तक चुप थी, उसने भी सहमति में सिर हिलाया। अरे यार, चलो जल्दी कुछ करते हैं, ये सब बातें बाद में भी हो सकती हैं। हमने उसे समझा कि हम कोई डरावनी जगह पर नहीं हैं, बस गाड़ी की मरम्मत करनी है और निकलना है। मगर तभी गाड़ी के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई अंदर से खरोंचने की कोशिश कर रहा हो। हमारे गाड़ी के ब्रेक अचानक फेल हो गए थे और हम डर के मारे बस चीख रहे थे। रितेश ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी तेजी से घूमते हुए एक खतरनाक मोड़ से फिसलकर एक पुराने टूटे फूटे पेड़ के पास जाकर रुक गई। दिल जैसे धड़कते धड़कते रुक सा गया था। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया, फिर धीरे धीरे हमने खुद को संभाला। साक्षी ने कांपते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, अभिषेक, ये क्या था? गाड़ी अचानक ऐसे क्यों घूमी? मैंने खुद को थोड़ा शांत करते हुए कहा, मुझे नहीं पता, ब्रेक तो ठीक लग रहे थे। प्रिया जो अब तक चुपचाप बैठी थी, गाड़ी से बाहर निकलते ही बोली, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है यार, बहुत डरावनी लग रही है। मैंने इधर उधर देखा, हमारे चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था, और बस वो पुराना पेड़, उस पेड़ की जड़ के पास एक टूटा हुआ पत्थर पड़ा था, जो शायद किसी पुराने मंदिर का हिस्सा था। उस पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे, मानो किसी ने उसे तोड़कर फेंका हो। रितेश ने मेरी तरफ देखा और थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, अबे, ये सब बस तेरा वोम है। प्रिया, ये कोई फिल्म थोड़े ही है। मैंने भी थोड़ा नॉर्मल करने के लिए हंसते हुए कहा, रितेश सही कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई है, अभी ठीक कर लेते हैं। लेकिन दिल में एक अजीब सा खौफ था। उस अंधेरे में कुछ ऐसा था जो असहज कर रहा था। गाड़ी चेक करने की कोशिश में लगे थे कि तभी गाड़ी के शीशों पर खरोंचने की आवाजें आने लगी। मैंने ध्यान से सुना, ये आवाजें मानो गाड़ी के अंदर से ही आ रही थीं। साक्षी ने जल्दी से मेरी तरफ देखते हुए कहा, अभिषेक, ये क्या आवाज है? ऐसा लग रहा है कोई गाड़ी के अंदर से खरोंच रहा हो। रितेश हंसते हुए बोला, अरे यार, शायद बिल्ली या कोई जानवर अंदर घुस गया होगा। लेकिन उसकी हंसी थोड़ी नर्वस सी लग रही थी, मानो वो भी डरने लगा हो। हमने गाड़ी के दरवाजे खोलकर देखा, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। फिर अचानक गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक धीमा सा पुराना गाना बजने लगा। उस गाने की धुन में कुछ ऐसा था जो हम सबको डराने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो गाना हमें किसी पुराने हादसे की याद दिला रहा हो। प्रिया ने डरते हुए कहा, यार, ये गाड़ी अपने आप कैसे चालू हो गई? और ये गाना, ये मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैं भी थोड़ा डरते हुए बोला, पता नहीं, शायद बैटरी में कोई गड़बड़ी हो, लेकिन हाँ, ये सब अजीब है।
तभी मेरी नजर उस पुराने पेड़ के पास पड़ी। वहां एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी जो धीरे धीरे हमारी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। मैं ठिठक गया। साक्षी ने मेरी नजरों का पीछा करते हुए उस तरफ देखा और उसकी चीख निकल गई। साक्षी ने मेरी ओर देखते हुए घबराई आवाज में कहा, अभिषेक, वो देखो, कोई आ रहा है हमारी तरफ। रितेश ने भी उस दिशा में देखा और अब उसकी भी हंसी गायब हो चुकी थी। अबे, ये कौन है? उसने डरते हुए कहा। वो आकृति धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही थी। उसकी चाल में कुछ ऐसा था जो असामान्य और भयानक था। हम सब कुछ पल के लिए वहीं खड़े रह गए, मानो पैरों ने हमारा साथ छोड़ दिया हो। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले वो आकृति अचानक से गायब हो गई। प्रिया ने लगभग रोते हुए कहा, मुझे यहां से जाना है यार, ये सब बहुत अजीब है। मैंने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, हाँ ठीक है, गाड़ी ठीक करने की कोशिश करते हैं और यहां से चलते हैं। हम सब वापस गाड़ी के पास आए और मैंने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का इंजन भी जैसे बिल्कुल ठप हो चुका था। तभी हमें गाड़ी के बाहर से खरोंचने की आवाजें फिर से सुनाई देने लगी। इस बार वो आवाजें और भी तेज थीं। रितेश ने डरते हुए कहा, यार, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सच में हमें यहां से जाने नहीं देना चाहता। साक्षी ने कांपते हुए मेरी ओर देखा और कहा, अभिषेक, यहां सच में कुछ गलत है, हमसे कोई गलती हो गई है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तभी रेडियो की आवाज फिर से तेज हो गई और उसमें से किसी के रोने की आवाज आने लगी, मानो कोई दर्द में कराह रहा हो। उस आवाज में ऐसा दर्द था जो हमारे रोंगटे खड़े कर रहा था। तभी रितेश ने घबराते हुए रेडियो बंद कर दिया और कहा, अबे यार, ये सब क्या हो रहा है? यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है क्या? तभी मैंने पेड़ के पास कुछ हलचल देखी। वहां एक पत्थर पड़ा था जिस पर अजीब अजीब से निशान बने हुए थे और उस पर एक तारीख खुदी हुई थी। मैंने ध्यान से देखा, वो तारीख कोई 20 साल पुरानी थी। साक्षी ने उस पत्थर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अभिषेक, वो क्या है? वहां कोई तारीख लिखी हुई है। मैंने पत्थर पर नजरें गड़ाई। उस पर लिखा था, सावित्री, इस मोड़ पर तुम्हारी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। ये पढ़ते ही मेरे मन में अजीब सी बेचैनी हो गई। मेरे अंदर का डर अब तक शायद कुछ ठहरा हुआ था, पर अब वो धीरे धीरे सतह पर आ रहा था। प्रिया ने हैरानी से कहा, कौन है ये सावित्री और उसकी कहानी क्यों नहीं खत्म होगी? रितेश ने उसे घूरते हुए कहा, अबे यार, हो सकता है ये किसी एक्सीडेंट का निशान हो। यहां पर कोई हादसा हुआ होगा और लोग कहानी बना लेते हैं। साक्षी ने थोड़े गुस्से में कहा, रितेश, हर चीज मजाक नहीं होती। शायद इस पत्थर में सचमुच कुछ राज छुपा हो। हम सब उस पत्थर के पास खड़े थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये सब क्या है। तभी गाड़ी के अंदर से खरोंचने की आवाजें और तेज हो गईं और साथ ही गाड़ी के शीशों पर धीरे धीरे धुंध सी छाने लगी, जिससे बाहर की चीजें धुंधली होने लगी। अब तो मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। मैंने सबको कहा, चलो पैदल ही चलने की कोशिश करते हैं, गाड़ी में अब बैठना ठीक नहीं लग रहा। हम सब ने हाँ में हाँ मिलाई और अपने कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी पेड़ के पास से एक अजीब सी परछाई धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। उस अजीब मोड़ पर फंसे हुए अभी बस कुछ ही मिनट हुए थे कि चीजें और भी अजीब होने लगी। हम गाड़ी के बाहर खड़े थे और बार बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गाड़ी एकदम जैसे मरे हुए हों। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो कानों में गूंज रहा था। हमारी घबराहट अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। रितेश, जो हमेशा से बहादुर बनने की कोशिश करता था, अपनी ओर से माहौल को हल्का करने की कोशिश में हंसते हुए बोला, अरे यार, क्या बचकाना डर है तुम सबका। ये जंगल वंगल और भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ फिल्म में होती हैं। साक्षी ने उसको घूरते हुए कहा, तू अपनी बातें रहने दे, तुझे तो हर चीज में मजाक दिखता है। ये सब जो हो रहा है वो कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं लग रहा? मैं खुद भी बेचैन था, लेकिन उसे इस तरह घबराते हुए देख और डर लगने लगा। तभी एक और चीज अजीब हुई। गाड़ी का रेडियो फिर से खुद ब खुद चालू हो गया और इस बार उसमें से कोई गाना नहीं, बल्कि किसी की घुटी घुटी आवाज आ रही थी, जैसे कोई अपने दर्द को रोकने की कोशिश कर रहा हो। उस आवाज में एक अजीब सी कराह थी जो सीधे दिल में उतर रही थी। प्रिया ने डर के मारे मेरे कंधे को जोर से पकड़ा और लगभग रोने जैसी आवाज में बोली, अभी ये क्या हो रहा है यार, हमें यहां से भागना चाहिए। मैंने खुद को संभालते हुए उसे ढांढस बंधाया, हाँ भागते हैं,
लेकिन पहले यह समझना पड़ेगा कि आखिर गाड़ी क्यों नहीं चल रही, और वैसे भी पैदल यहां से कहां जाएंगे। रितेश ने झुंझलाते हुए कहा, अबे कुछ नहीं होता, तुम सब फालतू ही डर रहे हो, शायद ये रेडियो खुद ही चालू हो गया होगा। लेकिन अंदर से मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन ये वही मोड़ था, वही पुराना पेड़ था जो हमें कुछ कहना चाह रहा था। तभी साक्षी ने पीछे की सीट पर कुछ अजीब सा महसूस किया। उसने सीट के नीचे झांकते हुए कहा, अभिषेक, यहां पर किसी के नाखून का निशान है, जैसे किसी ने सीट के नीचे छिपने की कोशिश की हो। मैंने झट से उसकी बात सुनी और सीट के नीचे देखा। सचमुच वहां गहरे खरोंचों के निशान थे। वो निशान ऐसे थे जैसे किसी ने खुद को बचाने के लिए सीट को पकड़ा हो और अपने नाखून गाड़ दिए हों। अब सबकी शक्लें उतर चुकी थीं। ये निशान और खरोंच देखकर प्रिया ने रोने जैसी आवाज में कहा, अरे यार, ये क्या है? मतलब सच में कुछ हुआ है यहां? रितेश, जो अब तक सब कुछ मजाक समझ रहा था, उसकी हंसी भी गायब हो चुकी थी। उसने गंभीरता से कहा, भाई ये तो वाकई में गड़बड़ लग रहा है, शायद हमें गाड़ी छोड़कर पैदल ही निकल जाना चाहिए। तभी मेरे मोबाइल की टॉर्च अजीब तरह से झपकने लगी। मैंने मोबाइल को चेक किया तो उसमें भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। स्क्रीन पर अजीब अजीब सी लकीरें आ रही थीं, जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। साक्षी, जो अब तक शांत थी, अचानक बोली, अभिषेक, यहां से जल्दी निकलते हैं, ये जगह वाकई डरावनी है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि यहां कुछ बहुत गलत हुआ है। उसके इस अंदाज ने हमारी घबराहट और बढ़ा दी। मैंने फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी जैसे बिल्कुल जवाब दे चुकी थी। तभी अचानक मैंने उस पुराने पेड़ के पास कुछ देखा। वहां कोई खड़ा था, हाँ, एक अजीब सी परछाई, और वो परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। मैंने घबराते हुए बाकी लोगों की ओर देखा। उनके चेहरे भी मेरे जैसे ही सन्न रह गए थे। प्रिया ने धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया, वो देखो, कोई हमारी तरफ आ रहा है। रितेश, जो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था, इस बार बुरी तरह कांप गया और बोला, चलो यार, भागो यहां से। लेकिन जैसे ही हम चलने लगे, वो परछाई और भी पास आ गई। वो एक औरत की परछाई थी जो काले कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसके चेहरे पर कुछ नहीं था, बस एक गहरी खामोशी थी जो हमारी जान ही निकाल देने के लिए काफी थी। साक्षी की सांसें तेज हो गईं। उसने लगभग चीखते हुए कहा, अभिषेक, जल्दी भागो, ये हमें देख रही हैं। अब तो मेरे भी पैर कांपने लगे थे। मैंने हिम्मत करके उस परछाई को देखने की कोशिश की, पर मेरे पसीने छूट गए। वो औरत नहीं थी, बस एक धुंधली आकृति थी जो हमें इस तरह घूर रही थी जैसे हम उसकी ही दुनिया में घुस आए हों। रितेश ने घबराते हुए मेरे कंधे पर जोर से हाथ रखा और बोला, चल जल्दी से भागते हैं यहां से, मुझे यहां एक सेकंड भी रुकना नहीं है। हम सब ने उस परछाई से नजरें हटाई और तेजी से गाड़ी के पास लौटे। गाड़ी के अंदर बैठते ही हमें ऐसा लगा मानो किसी ने हमें अंदर धकेल दिया हो। अभी हम गाड़ी के अंदर ही थे कि गाड़ी के शीशे पर फिर से वही खरोंचने की आवाजें आने लगी, और इस बार वो आवाज इतनी तेज थी कि हमारे कान फटने लगे। प्रिया ने घबराते हुए कहा, अभी कुछ करो यार, ये सब क्या हो रहा है? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उस परछाई ने हमें घेर लिया था और वो हमें कहीं जाने नहीं देना चाहती थी। उस रात की खौफनाक सन्नाटे में फंसे हम लोग खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, पर जैसे जैसे समय बीत रहा था, चीजें और अजीब होती जा रही थी। गाड़ी के शीशे पर अजीब से खरोंच के निशान थे। रेडियो अपने आप चालू हो जाता और बंद हो जाता, और वो धुंधली परछाई जो हमारे चारों ओर घूमती रहती, कभी दूर जाती तो कभी पास आ जाती। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और हिम्मत करके बाहर निकला। मेरे पीछे पीछे रितेश भी बाहर आ गया। गाड़ी के पास एक पत्थर की पट्टी पड़ी थी जिस पर कुछ उकेरा हुआ था। उस पत्थर की पट्टी ने ही हमें उस हादसे के बारे में कुछ हिंट दिया। साक्षी ने घबराते हुए कहा, अभिषेक, ये सब क्या है? ये पट्टी यहां क्यों पड़ी है? मैंने नीचे झुककर देखा तो उसमें एक नाम लिखा हुआ था, सावित्री। साथ में एक तारीख भी खुदी थी। शायद कोई पुराना साल। मैं और रितेश उस पत्थर पर उकेरे गए नाम और तारीख को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी साक्षी ने धीरे से कहा, कहीं ये उसी औरत का नाम तो नहीं जो हमें यहां फंसा रही है? प्रिया, जो अब तक चुप थी, डरते हुए बोली, यार मुझे यहां से जाना है, ये नाम पढ़कर भी अजीब सा लग रहा है।
ऐसा लगता है कि इस नाम के पीछे कोई कहानी छुपी हुई है। मुझे भी ये नाम सुनकर अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने रितेश की ओर देखा। शायद उसके चेहरे पर भी डर था। उसने धीरे से कहा, भाई, ये नाम शायद किसी हादसे से जुड़ा हुआ है। देख, वो तारीख भी तो काफी पुरानी है। हमें इस जगह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन एक अनजान डर हमें घेरे जा रहा था। तभी अचानक रेडियो में एक औरत की धीमी आवाज आने लगी। वो कराह रही थी। उसकी आवाज में एक दर्द था जो हम सभी के दिलों में उतर रहा था। उस आवाज में कोई कह रहा था, मुझे छोड़कर क्यों गए? यहां पर मेरा इंतजार करने का क्या मतलब था? ये बातें हमें झकझोर कर रख रही थी, जैसे वो सवाल हमसे ही पूछे जा रहे हों। साक्षी ने घबराकर कहा, अभिषेक, ये सब बहुत अजीब हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपनी कहानी हमें सुनाना चाहता हो। प्रिया ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, क्या उस औरत को यहां छोड़ दिया गया था? यह जगह तो बिल्कुल सुनसान है। अगर उसे यहां कोई अकेला छोड़ गया होगा तो उसका दर्द कितना भयानक होगा। मैंने खुद को समझाते हुए कहा, हो सकता है शायद ये रेडियो की किसी पुरानी रिकॉर्डिंग में गड़बड़ हो गई है, लेकिन ये सब कुछ सही नहीं लग रहा। तभी अचानक से गाड़ी का शीशा ऐसा दिखने लगा जैसे उसमें कुछ लिखा हुआ हो। उस पर धुंधली उंगलियों के निशान दिखाई दे रहे थे। वो उंगलियों के निशान भी उसी नाम को बार बार लिख रहे थे, सावित्री। रितेश ने डरते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, अबे ये नाम बार बार क्यों आ रहा है? ये कहीं हमारे साथ कुछ करने तो नहीं आई? मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी साक्षी ने एक कहानी बतानी शुरू की जो उसने अपनी नानी से सुनी थी। वो बोली, मुझे मेरी नानी ने एक बार बताया था कि पहाड़ों के इन इलाकों में कई औरतों की जिंदगी हादसों में खत्म हो जाती है। कई बार उनका गुस्सा, दर्द और उनके सवाल वहीं पर ठहर जाते हैं, क्योंकि उनका इंतजार किसी ने पूरा नहीं किया होता। हो सकता है कि ये सावित्री भी उसी तरह यहां किसी का इंतजार कर रही हो। साक्षी की बात सुनकर मेरी हिम्मत टूटी सी लग रही थी। ये सब बातें सच होंगी इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन उस वक्त हम सभी को ऐसा महसूस होने लगा कि कोई हमें वहां से जाने नहीं देना चाहता। प्रिया, जो साक्षी की बातों से और भी सहम गई थी, बोली, क्या हमें माफी मांगनी चाहिए? शायद इस तरह हम यहां से बच सकें। रितेश ने गुस्से में कहा, अबे तुम सब पागल हो गए हो क्या? क्या हम यहां किसी आत्मा के डर से माफी मांगेंगे? लेकिन तभी हमारे सामने एक औरत की परछाई दिखी, वही सावित्री की आकृति। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसके कदमों की आहट हम सबके कानों में गूंज रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी जो सीधा हमारे दिल तक पहुंच रही थी। उसकी परछाई में एक ऐसा दर्द था जैसे उसने जिंदगी में कोई बहुत बड़ा धोखा खाया हो। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और कहा, मुझे यहां अकेला क्यों छोड़ा? क्यों नहीं आए मुझे लेने? मैंने तो तुम्हारा इंतजार किया था। अब तक मेरी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। मैंने डरते हुए कहा, सावित्री, हमें माफ कर दो। हम यहां नहीं रुकना चाहते थे। हम बस यहां से चले जाना चाहते हैं। लेकिन वो औरत कुछ नहीं कह रही थी। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिला जुला भाव था, जैसे वो अपनी कहानी हमें समझाना चाहती हो, जैसे उसने किसी का इंतजार किया हो जो कभी लौट कर नहीं आया। साक्षी ने धीरे से कहा, शायद वो औरत हमें अपनी कहानी सुनाना चाहती है। तभी रेडियो में उसकी आवाज फिर गूंजने लगी। वो मेरा था। उसने वादा किया था मुझे यहां से ले जाने का, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। इस मोड़ पर मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये औरत शायद किसी से धोखा खाकर यहां मरी थी और उसकी आत्मा इसी मोड़ पर फंसी हुई थी। उसका दर्द इतना गहरा था कि उसने उस मोड़ को भी अपने जाल में फंसा लिया था। अब हमारे पास कोई चारा नहीं था। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम क्या चाहती हो? हमें यहां से जाने क्यों नहीं दे रही? वो औरत बिना कुछ कहे धीरे धीरे हमारी गाड़ी के पास चली गई और उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद लुढ़क आई। उसकी आंखें अब हमें देख रही थीं और ऐसा लगा मानो वो चाहती हो कि हम भी उसका दर्द महसूस करें, जैसे उसने अपने प्यार के खो जाने का दर्द सहा था। उसकी आंखों में वो घुटन थी, जैसे उसकी आत्मा उस मोड़ पर ही कैद हो चुकी थी, उस उम्मीद के साथ कि कोई उसे यहां से ले जाएगा। उस वक्त हम सबके होश पूरी तरह उड़ चुके थे। चारों तरफ घना अंधेरा और वो पेड़ के पास खड़ी धुंधली परछाई, सावित्री, जो हमें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस अजीब सी घड़ी में हम सब ने अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक सच्चाई को करीब से महसूस किया। मैंने हिम्मत जुटाकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। कई बार कोशिश करने के बाद भी गाड़ी का इंजन एक बार भी नहीं घूमा। आखिर में मैंने एक गहरी सांस ली
और बाकी सबको देखकर कहा, हमें गाड़ी छोड़कर पैदल ही निकलना पड़ेगा। इस मोड़ पर रुकना अब ठीक नहीं है। रितेश, जो अब तक सबको तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था, इस बार उसकी आवाज कांप रही थी। तू सही कह रहा है, यहां रुकने से बेहतर है कि निकल जाएं। जो भी हो, यहां से जितनी जल्दी हो सके हमें दूर जाना है। साक्षी ने डरते हुए कहा, अब हम इतनी रात को कहां जाएंगे? आसपास कोई गांव भी नहीं दिखता, बस ये सुनसान सड़क और ये भयानक माहौल। प्रिया, जो अब तक चुपचाप बस सब कुछ देख और सहन कर रही थी, उसने लगभग फूटते हुए कहा, मुझे यहां से जाना है। अभिषेक, जो भी करना हो करो, पर मैं यहां एक पल और नहीं रुक सकती। हम सब एक दूसरे को सहारा देते हुए गाड़ी से बाहर निकल गए और पैदल ही उस खतरनाक मोड़ से दूर जाने की कोशिश करने लगे। जैसे ही हम कुछ कदम आगे बढ़े, पीछे से फिर वही खरोंचने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था कि सावित्री की परछाई हमें जाने नहीं देना चाहती थी। हर कदम पर लग रहा था मानो किसी ने हमारे पैर बांध दिए हों। किसी तरह हम अंधेरे में एक दूसरे का हाथ थामे चले जा रहे थे। तभी रितेश ने घबराते हुए कहा, अभिषेक, पीछे देख, वो फिर आ रही हैं। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा और मेरे पैर वहीं थम गए। सावित्री की परछाई हमसे बस कुछ ही दूरी पर थी और उसके चेहरे पर वही सवाल था, वही दर्द था। वो अपनी चुप्पी में जैसे हमें अपनी तकलीफ समझाने की कोशिश कर रही थी। साक्षी ने मेरा हाथ खींचते हुए कहा, आगे बढ़ो अभिषेक, मत देखो पीछे, हमें बस यहां से भागना है। हम सब फिर से दौड़ने लगे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो परछाई फिर से हमारे करीब आ गई। इस बार वो और भी नजदीक थी। उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसमें सिर्फ अंधेरा था, जैसे कोई जीवित इंसान नहीं, बल्कि उसका दर्द हमारे सामने खड़ा था। उस वक्त हमें ये एहसास हो गया कि वो हमें छोड़ने वाली नहीं है। प्रिया ने एक हिलते हुए स्वर में कहा, अभिषेक, अब क्या करें? ये तो हमारा पीछा कर रही है। रितेश ने डरते हुए कहा, तू तो कह रहा था कि ये सब कुछ नहीं होता, अब बोल क्या करें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद अगर हम सावित्री की कहानी समझ सकें तो उसे शांति मिल जाए और वो हमें छोड़ दे। मैंने हिम्मत करके उसके सामने खड़ा होकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम हमें क्यों नहीं जाने दे रही? उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान उभरी और उसने धीरे धीरे अपने हाथों को हमारी ओर बढ़ाया, जैसे कुछ दिखाना चाह रही हो। उसकी आंखों में एक गहरी खामोशी थी जो हमारी आत्मा में उतर रही थी। तभी साक्षी ने धीरे से कहा, शायद वो चाहती हैं कि हम उसकी कहानी समझें। वो शायद अब भी किसी का इंतजार कर रही हैं। तभी मुझे उस पुराने पत्थर पर खुदा नाम याद आया, सावित्री। शायद वो अपने किसी के जाने के बाद वहीं रह गई थी। उसकी आत्मा उसी जगह पर कैद हो गई थी, क्योंकि उसके इंतजार ने उसे कभी उस मोड़ से आगे बढ़ने नहीं दिया। उसने शायद किसी अपने का इतना लंबा इंतजार किया कि खुद उसकी रूह वहीं रह गई। हम समझ चुके थे कि उसके दर्द और धोखे ने उसे मोड़ की कैदी बना दिया था। शायद इसी वजह से वो किसी को उस मोड़ से निकलने नहीं दे रही थी। रितेश ने झल्लाते हुए कहा, क्या ये आत्मा सच में हमें उसकी कहानी पूरी होने तक यहां रोकेगी? मैंने गहरी सांस लेकर खुद को संयम में लाते हुए कहा, हां, शायद यही सच्चाई है। अगर हम उसकी कहानी को जानने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो हमें जाने दे। हम सावित्री की ओर मुड़े और जैसे ही हम उसके चेहरे की ओर देख रहे थे, उसकी आंखों में वो पूरी कहानी नजर आ रही थी। उसका प्यार, उसका दर्द, उसका इंतजार, सब कुछ उस अंधेरे मोड़ में दफन था। तभी सावित्री ने धीमे से कहा, वो कभी लौट कर नहीं आया, लेकिन मैं अब भी यही हूं, उसी मोड़ पर। शायद वो किसी दिन आएगा। उसकी बातों ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। हमें एहसास हो गया था कि वो अपने प्यार की दगा का दर्द अपने साथ ले जा नहीं पाई और उसी मोड़ पर उसकी आत्मा अटकी हुई थी। उसकी इस बात के बाद उस मोड़ पर अजीब सी शांति छा गई, जैसे उसके दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ हो। हम सब उस भयानक घटना के गवाह बन चुके थे। अब वो परछाई धीरे धीरे गायब हो रही थी और वो मोड़ फिर से शांत हो चुका था। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और किसी तरह खुद को संभालते हुए धीरे धीरे वहां से दूर चलने लगे। उस अंधेरे मोड़ पर हमने सावित्री की परछाई देखी। उसके चेहरे पर अजीब सा दर्द और गुस्सा था। उसकी आंखें हमें ऐसे घूर रही थीं जैसे हम पर कोई इल्जाम लगा रही हों। हर बार जब हम उससे दूर जाने की कोशिश करते, वो हमारे और पास आ जाती।
हम चारों हड़बड़ाए हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े थे, जैसे अगर छोड़ दिया तो कोई हमें खींचकर अंधेरे में ले जाएगा। रितेश ने डरते डरते कहा, भाई ये हमें छोड़ने वाली नहीं लगती, इससे कैसे पीछा छुड़ाएं? साक्षी, जो इस पूरे वक्त खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, कांपते हुए बोली, अभिषेक, ये कुछ कहना चाहती हैं, शायद हमें इसकी बात सुननी चाहिए। अगर हम इसकी बात समझेंगे तो शायद ये हमें जाने दे। प्रिया ने मेरे बाजू पर हाथ रखकर पूछा, तू क्या सोचता है अभी? इससे बात करना सही रहेगा। मेरे दिमाग में एक खौफ और बेचैनी का तूफान चल रहा था, लेकिन कोई और चारा भी नहीं दिख रहा था। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद यही एक तरीका है। अगर हम समझ पाए कि आखिर वो चाहती क्या है तो शायद वो हमें जाने देगी। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसका धुंधला चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा और मैंने उसे हल्के से कहा, तुम्हें क्या चाहिए? हमें यहां क्यों रोक रही हो? उसकी परछाई में अजीब सा बदलाव आया, जैसे उसने मेरी बात को समझ लिया हो। उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक आ गई थी और फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मैं उस मोड़ पर किसी का इंतजार कर रही हूं। वो मेरा था, उसने वादा किया था मुझे यहां से ले जाने का, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। उसकी बातों में इतना दर्द था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी ही कहानी में खोई हुई थी। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि वो सीधे दिल तक उतर रही थी। उस दर्द को महसूस करना मुश्किल था, लेकिन उसकी आवाज में एक तड़प थी, एक ऐसा दर्द जो उसे कभी चैन से जीने नहीं दिया। प्रिया ने उसकी बात सुनते हुए कहा, तुम यहां उसी का इंतजार कर रही हो जिसने तुम्हें धोखा दिया। उसकी आंखों में आंसू की एक हल्की परछाई दिखी और वो धीमी आवाज में बोली, वो मेरे लिए सब कुछ था, पर वो लौट कर नहीं आया। उसने मुझे मरने के लिए यहां छोड़ दिया। मैं यही उसी का इंतजार करती रही, हर मोड़ पर वो कभी नहीं आया और मैं यहां भटकती रही। अब तुम लोग भी उसी मोड़ पर हो, तुम जा नहीं सकते। तुम भी यही फंस चुके हो जैसे मैं फंसी थी। उसकी बातों में जो नफरत और धोखे का दर्द था, वो एक डरावनी सच्चाई की तरह हमारे सामने खड़ा था। उसके इस दर्द को समझते ही हमें एहसास हुआ कि उसकी आत्मा उस गुस्से और इंतजार में फंसी हुई है। शायद यही वजह थी कि वो हमें भी वहां से नहीं जाने देना चाहती थी। रितेश ने घबराते हुए कहा, तो अब क्या ये हमें यहां मारना चाहती है जैसे ये खुद मरी थी? मैंने उसे शांत करते हुए कहा, शायद नहीं, हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। हो सकता है हमसे वही गलती हुई हो जो किसी और ने उससे की थी। मैंने सावित्री की ओर देखते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम नहीं जानते थे कि यहां पर तुम्हारी कहानी है, तुम्हारा इंतजार है। हम किसी भी तरह से तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहते। उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी दिखाई दी, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल अभी भी बाकी था, क्या तुम लोग मुझे इस इंतजार से आजाद कर सकते हो? साक्षी ने मेरी तरफ देखकर धीरे से कहा, तूने देखा, वो हमसे मदद मांग रही है। शायद अगर हम उसके साथ खड़े हों तो वो आजाद हो सके। मैंने सावित्री की परछाई की ओर एक बार फिर से देखा। तुम्हें क्या चाहिए? कैसे तुम्हें इस मोड़ से आजाद कर सकते हैं? उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे यहां से जाने का रास्ता चाहिए। मुझे अब उस इंतजार से मुक्ति चाहिए जो मैंने इतने सालों से किया है। तुम लोग यहां आकर उस वादे को पूरा कर सकते हो जिसे वो छोड़ गया था। हम सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। साक्षी ने सहमति में सिर हिलाया और धीरे से कहा, ठीक है सावित्री, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें इस मोड़ से आजाद करेंगे। हमने गाड़ी का एक और प्रयास किया और इस बार उसने हल्की हल्की आवाज की, जैसे वो चलने के लिए तैयार हो रही हो। हमारे दिलों में एक उम्मीद जागी कि शायद ये उस आत्मा की मर्जी से हो रहा था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और कहा, तुम हमारे साथ हो सावित्री, अब तुम आजाद हो। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी और उसकी परछाई धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, जैसे उसकी आत्मा अब धीरे धीरे शांति की ओर जा रही हो। हम सबके चेहरों पर हल्की सी राहत थी। उस अंधेरी रात में हमने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, ऐसा लगा मानो एक बोझ हट गया हो, लेकिन मेरे दिल में कुछ अजीब सा डर था, एक अनजाना खौफ जो उस मोड़ से दूर जाने नहीं दे रहा था। सावित्री की परछाई धीरे धीरे गायब हो रही थी, लेकिन उसकी निगाहें अब भी हम पर थीं, जैसे कुछ और कहना चाहती हो। उसकी आखिरी नजरों ने मेरे मन में एक अजीब सा खालीपन छोड़ दिया। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। रितेश, जो अब तक खुद को मजाक में ढालता आया था, एकदम चुप हो गया था। उसकी आंखों में डर
और पछतावा झलक रहा था। साक्षी पीछे बैठी कांप रही थी और प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, जैसे ये सब सिर्फ एक सपना हो। रितेश ने मुझे देखते हुए धीरे से कहा, अभी क्या ये सच में खत्म हो गया? क्या हम बच गए? मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, यार मुझे नहीं पता, पर अब लगता है कि कुछ तो हमसे हमेशा के लिए जुड़ गया है। जो कुछ भी था शायद हम इसे समझ ही नहीं पाए। जैसे ही गाड़ी ने मोड़ पार किया, एक जोर का झटका लगा। गाड़ी एकदम से रुक गई और उस घड़ी में लगा कि अब कुछ बहुत ही गलत हो गया है। गाड़ी के बाहर की खामोशी और भी घनी हो गई थी। प्रिया ने कांपते हुए कहा, अभिषेक, ये गाड़ी क्यों रुक गई? हमें जल्दी यहां से निकलना है। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, पर यह जैसे अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। तभी पीछे से किसी के खांसने की आवाज आई। हम सबके चेहरों पर मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। हम चारों ने धीमे से मुड़कर पीछे देखा और हमारी आंखें जैसे वहीं जम गई। गाड़ी की पिछली सीट पर सावित्री की परछाई फिर से बैठी थी। इस बार उसका चेहरा और भी साफ था और उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और नफरत का मिला जुला भाव था। वो हमें घूर रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो दिल को छलनी कर दे। साक्षी ने कांपते हुए कहा, ये फिर आ गई। हमने तो इसे छोड़ दिया था, फिर ये यहां कैसे? सावित्री की आवाज एकदम ठंडी और भावहीन थी। उसने हमारी तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग मुझे इस मोड़ पर छोड़ने का वादा करके चले गए थे। मेरा इंतजार, मेरा दर्द कभी खत्म नहीं हुआ। अब तुम सब भी इसी मोड़ पर रहोगे, हमेशा के लिए। उसकी बातें सुनकर हमारे अंदर खून जैसे जम गया था। हमने उसके साथ जो सहानुभूति दिखाई थी, वो सब एक धोखा बन गया। हमसे कोई गलती हुई थी, एक ऐसा भूल जो अब हमारे लिए सजा बन गई थी। रितेश ने लगभग रोते हुए कहा, प्लीज हमें माफ कर दो। हम सच में नहीं जानते थे कि तुम्हें कैसे आजाद करना है। हम सब बस यहां से जाना चाहते हैं। सावित्री ने गहरी ठहरी हुई आवाज में कहा, तुम्हारे जाने की कीमत मेरी कैद है। मुझे इस मोड़ पर इंतजार करते करते जिंदगी भर हो गई। अब तुम्हें भी यही इंतजार करना होगा। हम सब ने अपने डर को समेटकर गाड़ी से उतरने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी के दरवाजे अंदर से बंद हो गए थे। हमारी चीखें गूंजने लगीं और हम एक के बाद एक दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार था। आखिर में वो परछाई धीरे धीरे हमारे पास आई। उसका चेहरा हमारे पास आते ही और डरावना होता गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वो हमसे हमारी जान चूस लेना चाहती हो। हम सब चीखने लगे, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। गाड़ी के शीशों में अब भी सावित्री का अक्स दिखाई दे रहा था और वो हमें खामोशी से घूर रही थी। उस अंधेरी रात में हमारी चीखें कहीं गुम हो गईं। उस मोड़ पर हमें किसी ने फिर कभी नहीं देखा। उस रात जो कुछ भी हुआ, वो शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुःस्वप्न था और सबसे खौफनाक भी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं और मेरे दोस्त उस डरावने मोड़ पर फंस गए थे। सब कुछ धुंधला सा है, पर इतना याद है कि हमारे चारों ओर सिर्फ डर और घुटन थी। सावित्री की परछाई, उसकी घूरती आंखें, उसका वो दर्द, सब कुछ जैसे हमारी आत्मा में समा गया था। अगली सुबह गांव के कुछ लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने गाड़ी देखी जिसमें मैं और मेरे दोस्त बेसुध हालत में पड़े थे। पुलिस को बुलाया गया और हम सबको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मेरे दोस्त रितेश, साक्षी और प्रिया अब इस दुनिया में नहीं थे। सिर्फ मैं बचा था और मुझे खुद नहीं पता कि कैसे। लोगों ने पूछा कि उस मोड़ पर आखिर हुआ क्या था। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, न पुलिस को, न अपने परिवार को। किसे बताता? कौन यकीन करता कि एक आत्मा ने हमें उस मोड़ पर रोक लिया था? कौन मानता कि एक औरत जो अपने ही दर्द में खोई हुई थी, हमें हमेशा के लिए उस मोड़ से बाहर नहीं जाने देना चाहती थी? उस मोड़ के पास से गुजरते हुए आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गांव वालों ने उस मोड़ का नाम सावित्री मोड़ रख दिया है। अब भी लोग कहते हैं कि वहां अक्सर हादसे होते हैं, पर मैं जानता हूं कि यह सिर्फ हादसे नहीं है। वो दिन और उस रात के पल मेरे साथ रहेंगे, एक खौफ की तरह, एक याद के जैसे, और शायद एक सजा की तरह भी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इसके बाद हमारा वही सिलसिला शुरू करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, और जिन जिन लोगों ने भी पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी, अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं। तो सबसे पहले भगवान सिंह राणा है नागपुर से, अंश है दिल्ली से, शांतनु है वेस्ट बंगाल से, मुन्ना यादव है उत्तर प्रदेश से,
सावेज हैं भजनपुरा दिल्ली से, गणेश हैं सोलापुर महाराष्ट्र से, सरिता राणा हैं नेपाल से, गीतेश राठौड़ हैं उत्तर प्रदेश से, यास्मीन हैं कोलकाता से, सुमन संतोष हैं एमपी से, निशा राय हैं बेंगलुरु से, रुसदा अंसारी और रुबा अंसारी हैं उत्तर प्रदेश से, मुकेश गिरी हैं राजस्थान से, रुचि हैं बिहार से, कुंदन राणा हैं नागपुर से, नरेंद्र मलिक हैं सोनीपत से, विशाल हैं दिल्ली से, अनुज कुमार हैं बिहार से, ललन हैं बिहार से, सोनम गुप्ता हैं मुंबई से, अजय हैं रायबरेली से, राज हैं लखनऊ से, योगेश कुमार हैं यमुनानगर से, अरबाज शेख हैं आमेर फोर्ट जयपुर राजस्थान से, राजेश मिश्रा हैं शुक्लागंज से, कपिल यादव हैं यूपी से, मुकेश कुमार हैं बिहार से, एमडी हैंदर हैं बिहार से, आर्यन सेफी हैं दिल्ली से, सुल्तान मेहरा हैं सीकर राजस्थान से, हर्ष हैं दिल्ली से, अंश हैं दिल्ली से, हैंदर हैं बिहार से, संजय हैं उज्जैन से, अर्पणा गर्ग हैं बेंगलुरु से, श्रुति प्रजापत हैं मुंबई से, सोनिया सागर हैं यूपी से, देवेंद्र सिंह हैं अनूपगढ़ से, संजय कुमार हैं नेहरू नगर दिल्ली से, रेहान अंसारी हैं फरुखाबाद से, पप्पू अंसारी हैं बलिया से, कबीर हुंदल हैं पीलीभीत से, शिव और दीपिका हैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से, शाहरे आलम हैं जयपुर राजस्थान से, दुर्ग जनतांती हैं असम से, सोनिया सागर हैं यूपी से, मामला हैं वजीराबाद से, उमेश हैं नेपाल से, लालू प्रसाद यादव हैं मुंबई से, नितिन वर्मा हैं दिल्ली से, सुमन विश्वकर्मा हैं पीएम से, राम गुर्जर हैं इंदौर से, अबिद शाह हैं फैसलाबाद से, उमर राजा हैं जयपुर राजस्थान से, महेश चंद शर्मा हैं बस्सी जयपुर से, झोटनाथ हैं बहादुरपुर से, यूएस तिवारी हैं प्रयागराज से, अशोक पाड़ेकर हैं मुंबई से, इरफान सिद्दीकी हैं मुंबई से, गोविंदा घोष, सुष्मिता घोष और रुद्रादीप घोष हैं त्रिपुरा से, देवेंद्र चौधरी हैं सिद्ध से, शुभेंदु सिन्हा हैं असम से, अली अहमद हैं लाहौर पाकिस्तान से, अर्जुन कुमार हैं सोनिया विहार दिल्ली से, संतोष हैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से, जी के मोहन हैं अहमदाबाद गुजरात से, इमरान अहमद हैं बेंगलुरु से, गणेश कुमार हैं चेन्नई से, अनिल चौहान हैं अलीगढ़ से, हजवसा बासुमत्री हैं असम से, चेष्टा हैं जयपुर राजस्थान से, राजश्री हैं मुंबई से, राजेश हैं अंबेडकर नगर से, आरती प्रजापति हैं कोटा से, लक्ष्य यादव हैं हरियाणा से, अवधेश कुमार हैं पटना से, माधुरी चौहान हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, छोटेलाल कुमार हैं बिहार से, अमीशा डोंगरे हैं नागपुर से, महेश हैं बनारस से, जसप्रीत सिंह हैं मुख्तसर से, करण राणा हैं नेपाल से, रामकिशोर प्रजापत हैं भरतपुर राजस्थान से, संतु डांगी हैं रोलपा से, अभिषेक हैं सूरत से, अशोक कुशवाहा हैं शहडोल से, वीरेंद्र हैं उड़ीसा से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, विमल कुमार हैं बेंगलुरु से, शोभा हैं सिरसा हरियाणा से, राजकुमार बिस्ट हैं बिहार से, सरफराज हाशमी हैं उत्तर प्रदेश से, फैजान मंसूरी हैं जयपुर से, आलोक दास हैं कोलकाता से, दीपक सबोली हैं दिल्ली से, पीयूष वैष्णव हैं कोटा राजस्थान से, ज्योति मल्होत्रा हैं लुधियाना से, मुदासिर मस्तान हैं महाराष्ट्र से, प्रीतम हैं त्रिपुरा से, काजल रावत हैं, फिर सरफुद्दीन शेख हैं कोलकाता से, जेरी हैं जालंधर पंजाब से, अशोक वाघेला हैं कल्याण से, एंडी शर्मा हैं हिमाचल प्रदेश से, सैम खान हैं नोएडा से, टरकेश शर्मा हैं पंजाब से, रोहित बेरंगी हैं भोपाल से, सीनू रावत हैं, रामदास बंसवाल हैं उल्हासनगर से, दिव्यांशु टिग्गा हैं छत्तीसगढ़ से, पूजा गुरनानी हैं अजमेर राजस्थान से, मनीष पंडित हैं मुरादानगर से, जिलेदार हैं जौनपुर से, उमर फारूक हैं तेलंगाना से, मुनाव्वर अली हैं बस्ती से, पूरणचंद हैं बालोतरा राजस्थान से, मदन हैं इलाहाबाद से, जीवन गोस्वामी हैं पुणे से, मोहम्मद शेख हैं कर्नाटक से, अजीत मौर्य हैं उत्तर प्रदेश से, भाई राजा हैं दिल्ली से, संतोष हैं नेपाल से, सफीक चौहान हैं मुंबई महाराष्ट्र से, कुलदीप हैं उत्तर प्रदेश से, इंजामामूल हैं असम से, संजय कुमार हैं नेहरू नगर दिल्ली से, अरविंद भाई गीताबेन राज रिंकल और दीप हैं राजकोट गुजरात से, राजवीर बन्ना हैं दूदू जयपुर से, मंसूरा हैं यूके से, सुजीत राव हैं उत्तर प्रदेश से, कुंवर श्रीवास्तव हैं उत्तर प्रदेश से, विकास जोशी हैं काठमांडू नेपाल से, अली डिजास्टर हैं लाहौर पाकिस्तान से, गोलू भदौरिया हैं भोपाल से, सिपा बरार हैं भटिंडा पंजाब से, मिस्टर महार अली हैं
असम से, दिव्याम हैं अहमदाबाद से, प्रीति मानकपुरी हैं डोंडी से, शाहबाज खान हैं कानपुर से, गोपाल हैं बरेली से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, असलम खान हैं बिहार से, अल्पेश हैं गुजरात से, राधेश्याम राव हैं गुजरात से, आस्तिक थापा हैं हिमाचल प्रदेश से, वाइसोंग हजांग हैं किलिम्बोंग से, बसंत कुमार और मुस्कान हैं मध्य प्रदेश से, बरोजेंद्र हैं मणिपुर से, शिवम गुप्ता हैं दिल्ली से, करण मौर्या हैं शाहजहांपुर से, इमरान खान हैं झारखंड से, सुधीर कुमार यादव हैं छत्तीसगढ़ से, यूनुस मंसूरी हैं मध्य प्रदेश से, हरीश हैं रामगढ़ अलवर से, उमेश कुमार हैं यूएई से, मिथिलेश राजा हैं मचाली से, आरती कवंचे हैं एमपी से, उम्र हैं मुल्तान से, लक्ष्मण सिसोदिया हैं जोधपुर राजस्थान से, मुनासिब अली हैं रसूलपुर से, नदीम हांडा हैं पंजाब से, अशोक सिंह हैं राजस्थान से, ओम प्रकाश गुप्ता हैं उत्तर प्रदेश से, कैलाश गागड़े हैं पुणे महाराष्ट्र से, अकरम खान हैं अहमदाबाद से, रितु थापा हैं मीरठ से, विक्की वाल्मीकि हैं राजगढ़ से, दीपक पटेल हैं गुजरात से, अमन हैं कोलकाता से, पूरण हैं नेपाल से, अमन हैं कोलकाता से, राजेश सिद्धाना हैं अनूपगढ़ राजस्थान से, टूटन दे हैं नागालैंड से, हाकम सिंह हैं इटली से, मुस्ताक खान हैं मध्य प्रदेश से, भीम हैं महेंद्र नगर नेपाल से, प्रेम प्रकाश हैं छत्तीसगढ़ से, जय प्रकाश नारायण हैं सूरत गुजरात से, गुलशन हैं दिल्ली से, प्रदीप चौधरी हैं हरियाणा से, और सबसे लास्ट में राजेश सिद्धाना हैं अनूपगढ़ राजस्थान से। तो दोस्तों ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो कमेंट करके बताना, कल वाली वीडियो में उनका नाम ले लिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी नाम ना छूटे। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।